part of the concept. We are currently on the last part of the concept, that is your last few clauses बचे हैं उनको खत्म करते हैं. क्लॉज नंबर 15 हमने ऑलरेडी एप्लीकेबिलिटी देख ली है कारों की. हमने ऑलरेडी देख लिया है क्लॉज नंबर 1 to 7, 8 to 14. अब हम देखने जा रहे हैं क्लॉज नंबर 5 से लेकर एंड तक. सॉरी, क्लॉज नंबर 15 से लेकर एंड तक. 15 बोलता है whether the company entered into any non-cash transaction with directors or persons connected with him, and if so whether provisions of 192 have been complied with. ये क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है बच्चों? एग्जाम्पल है, देखो. डायरेक्टर ने कंपनी को कोई सर्विस दी तो कंपनी हैज टू बेसिकली पे द डायरेक्टर. लेकिन उसकी जगह पे ना, एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी थी लोधा. ठीक है. तो डायरेक्टर ने लोधा कंपनी को सर्विस दी और लोधा ने बोला कि पैसे की जगह मैं तेको फ्लैट दे देता हूँ. समझ रहे हो? तो इट इज़ अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन. तो ये केस में ना, जब ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन है 192. तो ऑडिटर को ये बताना है कि 192 के प्रोविजंस का पालन हुआ है कि नहीं हुआ. क्लॉज 15 समझ में आया बच्चों? यस. यस सर. सर क्लियर एक हुआ? बार वापस बोलो ना आप. वापस बोलता हूँ, पे अटेंशन. वापस बोलता हूँ. डायरेक्टर जब कंपनी को सर्विस देता है, कंपनी हैज टू पे द डायरेक्टर. लेकिन एग्जांपल लेते हैं, कंपनी यहाँ पे थी लोधा कंपनी. तो डायरेक्टर ने जब कंपनी को सर्विस दी तो लोधा कंपनी ने बोला कि इंस्टेड ऑफ पेइंग यू इन मनी विल गिव यू अ फ्लैट. तो इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन. तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, दे हैव टू कंप्लाई सेक्शन 192. तो जो हुए कि नहीं हुए वो ऑडिटर को लिखना है. ऑडिट. सर यहाँ पे भी वो वैसे ना कि मतलब डायरेक्टर्स और किसी और के साथ भी ऐसा हुआ होगा तो इसमें हाँ, आए. डायरेक्टर्स. नहीं नहीं, स्पेसिफिकली डायरेक्टर्स और विद पर्सन कनेक्टेड विद हिम, वही लोग उनके थे. तो सर मतलब अगर किसी डीलर के साथ ऐसा हुआ. नहीं नहीं नहीं, डीलर के साथ नहीं भाई. डायरेक्टर या पर्सन कनेक्टेड के जो विथ होम के साथ जो है, एनसीटीज, उनके साथ अगर जो 192, बिकॉज 192 इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स ओनली. अंडरस्टूड? हाँ भाई, क्लियर हुआ? क्लॉज नंबर 415 क्लियर है? यस. नाउ लेट्स लुक एट क्लॉज नंबर 16. नाउ पे अटेंशन ना, 16 को इम्पोर्टेंट मार्क करना. 16 एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है और ये नया क्लॉज. मतलब ये पहले भी था लेकिन ये एक्सपैंड हो गया अभी. ये पहले भी था लेकिन ये एक्सपैंड हो गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है. नाउ पे अटेंशन वेरी केयरफुली. सुनो. सबसे पहले मार्क करो यहाँ पे सेक्शन 45IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ठीक है. तो द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर इज हियर इज दैट कि जितने भी हमने क्लॉजेस देखे हैं, सारे क्लॉज में जब जब किसी सेक्शन का रेफरेंस आया है, दे हैव ऑलवेज रिफर्ड टू द कंपनीज एक्ट 2013. लेकिन ये एकमात्र ऐसा क्लॉज है, क्लॉज 16, जहाँ पे जो भी सेक्शन रेफरेंस दिखने वाला है ना, वो सेक्शन रेफरेंस है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. पहला डिस्टिंक्शन समझ में आया बिटवीन अदर क्लॉज एंड क्लॉज 16? यस. ओके. दूसरा पॉइंट, ये आपको ना सीए फाइनल में जब आओगे ऑडिट में, तब और डिटेल में सिखाया जाएगा. क्योंकि सीए फाइनल में एक स्पेसिफिक चैप्टर है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी. ठीक है. तो अभी हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बैंक और एनबीएफसी में फर्क क्या होता है. पहली बात तो ये समझो, बैंक वर्सेस एनबीएफसी. मैं जब ऑडिट ऑफ बैंक सिखा रहा था तब मैंने आपको बताया था, banks basically participate in the payment and settlement, NBFCs do not. NBFCs सिर्फ क्या करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं. ठीक है. तो यही काम होता है एनबीएफसीज का. जैसे एक एनबीएफसी का तुम्हें नाम पता होगा, बजाज एनबीएफसी है. फिर तुम्हें मुथूट फाइनेंस, ये एनबीएफसीज है. ठीक है. तो इनके पास तुम्हें लोन वोन मिल जाता है. ठीक है. अभी बैंक के ऊपर तो ऑलरेडी कारो अप्लाई हो ही नहीं रहा था, बराबर ना. इट इज नॉट एप्लीकेबल ओनली, तो हमने ऑलरेडी देख लिया. ठीक है. तो उसको तो हटा देते पिक्चर से. बात कर रहे हैं हम लोग एनबीएफसीज की. तो नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड. लेट्स सपोज देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड. ठीक है. एक्स लिमिटेड के पास ना बच्चों, एग्जांपल लेते हैं, ये लोग, लेट्स सपोज ये लोग, दीज गाइस सेल सम प्रोडक्ट. ये लोग एक प्रोडक्ट बेचते हैं. ठीक है. प्लस ये लोग लोन्स भी देते हैं. ओके. तो अभी क्या होता है पता है, हमेशा ना ये प्रोडक्ट बिकता था. ये दिस प्रोडक्ट वाज टू सेल अ लॉट. बट क्या हुआ पिछले साल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ओवर हियर. सी.
हाँ, अब देख रहे हो ये बेचारी एक्स लिमिट जो थी ना बच्चों, ये दो काम करती थी बराबर, ये लोग प्रोडक्ट बेचते थे और ये लोग लोन देते थे। अब इफ यू नोटिस केयरफुली क्या हुआ पिछले साल ना बच्चों, देखो एक्स लिमिटेड के जो फाइनेंशियल एसेट थे, कौन से एसेट बच्चों, एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल एसेट्स बिकेम मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट, हुए कि नहीं। देखो कहने से ये लोन्स गिवन इज अ फाइनेंशियल एसेट ना, ये लोन गिवन इज अ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो अगर ये नोटिस करोगे यहाँ पे 10 करोड़ है, 10 करोड़ इज मोर देन 50% ऑफ 12 करोड़, बराबर है कि नहीं। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। दूसरा, इनका जो फाइनेंस का इनकम है, मतलब कहने से इंटरेस्ट है, इज मोर देन 50% ऑफ टोटल। तो कहने से ये भी 3 करोड़ इज मोर देन 50% ऑफ 4 करोड़ हो गया ना वैसे। तो मुझे बताओ ये दोनों 50% वाले क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। इसको बोलते हैं बच्चों 50-50 टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, 50-50 टेस्ट। मतलब जहाँ पे तुम्हारा जो जो तुम्हें इंटरेस्ट इनकम आई है, ये इंटरेस्ट इनकम भी कहने से तुम्हें ये लोन देने की वजह से मिली ना तुम्हें ये। ठीक है, तो तुम ना बेसिकली जिस मोमेंट तुम्हारा 50-50 का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, तुम ऑटोमेटिकली ना एक एनबीएफसी बन चुके हो, समझे। तुम्हारा मेन काम क्या बन गया है, लोगों को लोन देना, उससे ब्याज कमाना। अरे फंडा समझा क्या। यस सर। डिड यू अंडरस्टैंड क्या हुआ, कि जहाँ पे तुम्हें पता नहीं था लेकिन साल के दौरान लोन देते गए और ऑटोमेटिकली हो गया। तो इस चक्कर में जैसे ही तुम्हारा 50-50 का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है ना, वैसे तुम्हें जाके एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर सेक्शन 45 आई ए ऑफ द आरबीआई एक्ट, अंडरस्टूड 1934। तो अभी ऑडिटर को क्लॉज नंबर 16 ए में ये लिखना है कि मेरे क्लाइंट ने ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ और जाके रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया, वो हाँ या ना में जवाब देना है। समझ में आया क्या। यस। डिड यू अंडरस्टैंड क्लॉज 16 ए क्या होता है बच्चों। एवरीबॉडी ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। अब देख रहे हो पहला लाइन समझो, या whether my client is required to be registered under section 45 IA, and if so whether the registration has been obtained, that is your 50-50 test। अब ना ये देखो, ये तीनों पॉइंट नया, ये तीनों पॉइंट पहले नहीं थे, ये तीनों पॉइंट नए हैं। ये पहला पॉइंट 16 ए पहले था, जो 16 ए पहले था लेकिन 16 बी सी डी नहीं था, तो पे अटेंशन वेरी केयरफुली, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया है मैंने, आने की संभावनाएं हैं। whether the company has conducted any NBFC, whether my company has any non-banking financial और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी, मतलब घर घर का लोन दिया, हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी मतलब होम लोन दिया, ठीक है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल का काम किया विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक। देख रहे हो क्या लेने की जरूरत थी तो लिया क्या, यहाँ पे बताने का है। और अगर ना लेने के बगैर भी क्या तुम ये काम करने गए, वो बी में बताने का है। समझे क्या। इज द 16 बी क्लियर टू एवरीबॉडी। हेलो। यस। ठीक है, नाउ look at 16C, pay attention, whether the company is a core investment company as defined again। ये सारे core investment company क्या होती है, इनका मेन काम होता है शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है भाई, शेयर और सिक्योरिटी इन्वेस्ट करना, उससे जो पैसा आता है ये लोग देते हैं। तो इनका मेन काम वही है कि जहाँ पे एडवर्टाइज ये जो लोन्स एंड एडवांसेस, जो डिपॉजिट लोन लोग इनके पास रखते हैं ना, ये लोग जाके इसको शेयर मार्केट में लगा देते हैं पैसा। Whether the company is a core investment company as defined, if so whether it continues to fulfill the criteria of a core investment company। what is the criteria, the criteria is that तुम्हें कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना है तो तुम्हारा मिनिमम एसेट बेस होना चाहिए 100 करोड़ रुपए का। क्या बोला मैंने, मिनिमम एसेट बेस होना चाहिए 100 करोड़ रुपए का। और जैसे ही तुम्हारा मिनिमम एसेट 100 करोड़ रुपए हो जाता है ना, तुम्हें बेसिकली जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, पे अटेंशन, whether the company is a core investment company as the regulations,
if so whether it continues to fulfill the criteria of CIC, that is 100 crore, and in case the company is an exempted CIC. सर एग्जेम्पशन किसको मिलती है? 100 करोड़ के नीचे वालों को, बराबर ना? 100 करोड़ के अगर तुम नीचे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा भाई एसेट पूरे 50 करोड़ के हैं, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल सच क्राइटेरिया, कि भाई आज मेरा जो क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट ने सीआईसी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि उसका एसेट 100 करोड़ का नहीं हुआ है। ये इसके बारे में डिटेल्स ऑडिटर को यहाँ लिखनी है कि मेरा क्लाइंट का क्या सीन है, 100 करोड़ हुआ है कि 100 करोड़ नहीं हुआ। क्लॉज सी समझ में आया सबको? हेलो, और एक बार बताओ। No, sir. गॉट इट? एवरीबडी गॉट सर इट? वो क्राइटेरिया Yes. आपने जो बोला वो एग्जांपल था या क्राइटेरिया ही नहीं, 100? एक्चुअल एग्जाम, एक्चुअल है भाई, एग्जाम्पल मनगढ़ंत नहीं है, एक्चुअल क्राइटेरिया। ठीक है। डी है whether the group has more than one CIC as a part of group if he has indicated the number of CIC। मतलब एग्जांपल लेते हैं, आज देखो ना रिलायंस इंडस्ट्रीज में, देखो ना उनका जो पूरा ग्रुप है, तुम्हें लगता नहीं उसमें सीआईसी होंगे? ठीक है, तो उसमें जो सीआईसी होंगे, कितने सीआईसी है वो बताना है। क्लॉज 16 समझ में आया? पक्का? Yes. 100% चांसेस है भाई पेपर में आने के। ठीक है, सर उसमें हाँ बेटा जो बोलिए। क्लॉज डी है वो हेड ऑफिस को ही मतलब अप्लाई होगा ना? वो सॉरी ग्रुप सॉरी क्योंकि सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है। मतलब वो होल्डिंग कंपनी को ही अप्लाई होगा ना क्लॉज डी? क्लॉज डी की बी? डी 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 लास्ट में क्लॉज, हाँ डी क्लॉज क्या अप्लाई होगा? होल्डिंग कंपनी को ही अप्लाई होगा नहीं, ऐसा कि जरूरी नहीं है। वही अगर ग्रुप नहीं, कंपेयर कर सब्सिडरी सकते। के, सब्सिडरी भी जिस पार्ट का ग्रुप है उसमें बताना है ना। वो सब्सिडरी का जो ऑडिटर जिस पार्ट का, मैंने बताया देखो लास्ट, होल्डिंग कंपनी में तो बेटा होल्डिंग कंपनी जो एसएफएस बनाएगी सीएफएस बनाएगी, तो होल्डिंग कंपनी के एसएफएस में मुझे लिखना पड़ेगा कि आज हमारे पूरा जो ग्रुप है उस पूरे ग्रुप में कितने सीआईसी हैं। और सब्सिडरी के फाइनेंशियल में भी बताना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में कि भाई ये, क्योंकि बेटा ऑडिटर अलग अलग हो सकता है ना, याद है? यस होल्डिंग करेक्ट। कंपनी का और सब्सिडरी का ऑडिटर अलग अलग हो सकता है। अंडरस्टूड? यस केपीएमजी और ईवाई। हाँ, यहाँ पे ईवा है तो यहाँ पे केपी है, तो यहाँ पे केपी बोल केपी को बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या सीन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट कौन सा पढ़ा हमने बच्चों? हाउ मेनी हैव वी डन विद? क्लॉज नंबर 60। 15 हो गया पहले, 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शन था, 16 हो गया, 17 पे आ जाओ। 17 क्या बोलता है? कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस, यहाँ पे लिख दो नेगेटिव, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। क्या साल के दौरान नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है मेरे क्लाइंट का, वो बताना है। वेदर कंपनी हैज इनकर्ड नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड इन द इमीडिएटली प्लेस सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस। यहाँ पे लिख दो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। डन? Yes, sir. क्लॉज 18, whether there has been any resignation of stat auditor during the year। वहाँ पे लिख दो रेजिग्नेशन कब करता है भाई ऑडिटर? हेलो, ऑडिटर जब रिजाइन करता है ना, तब कंप्लेंट में सीखे हमने एडीटी 3 फॉर्म फिल करना पड़ता है ना, बराबर है? whether the auditor has taken into consideration issues, objections और concerns raised by outgoing auditor। मतलब क्या, जहाँ पे आज मैं जब ये ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूँ, क्या ये मैं, क्या मेरी एंट्री कभी साल के बीच में हुई है क्योंकि पुराना ऑडिटर छोड़ के गया था? और पुराना ऑडिटर क्यों छोड़ के गया, उसके एडीटी 3 फॉर्म में क्या लिखा था, वो मैंने सबको तवज्जो दी है कि नहीं दी? मतलब नए ऑडिटर ने क्या रीजंस को अंडरस्टैंड किया कि पुराना बंदा क्यों छोड़ के गया। क्लॉज 18 क्लियर है? Yes. यस क्लॉज 19 लिखना गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। इससे हमारा गोइंग कंसर्न पैराग्राफ है कि ऑडिटर को ये बताना है कि मेरा क्लाइंट जो है वो अगले एक साल में अपने लाइबिलिटीज मीट कर पाएगा कि नहीं मीट कर पाएगा। देखो, based on the ratio aging, debtor aging, expected date of realization, ठीक है, the according to the auditor's knowledge of the board and the plans, whether auditor is of the opinion that there is no material uncertainty exists on the date of report and the company is capable of meeting its liabilities। मतलब कंपनी अपने लाइबिलिटीज को पे कर पाएगी, ये 19 बोलता है बेसिकली अपना गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ। समझ में आया? नाइनटीन क्लियर? कैन वी गो ऑन द लास्ट क्लॉज नाउ? Yes. यस सर। ओके,
नाउ यू मस्ट हैव बीन टॉट इन योर लॉ सब्जेक्ट, ठीक है, अगर तुम मेरे क्लासेस बैठे हो लॉ के तो मैंने बताया होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में एक सेक्शन है 135 जो बहुत अमेंड हो गया है, बराबर है, CSR, ठीक है। वो जो सेक्शन Yes. अमेंड, हाँ वो जो सेक्शन अमेंड हुआ है ना बच्चों, उसमें एक नई चीज आई है। पहला क्या था पता है, पहले पुराने CSR में ऐसा था जहाँ पे अनस्पेंट अमाउंट के बारे में कुछ बोला नहीं था पुराने CSR में। कि एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज करते हैं मेरा एवरेज प्रॉफिट बनता है 100 करोड़, तो 100 करोड़ का 2% बनता है 2 करोड़, तो 2 करोड़ रुपया हमें लगाना पड़ता था, बराबर ना, CSR में लगाना पड़ता था। इनफैक्ट सारी कंपनीज मेजरली ना 2 करोड़ से ज्यादा ही लगा देती थी, 3 करोड़ लगा देती थी, क्योंकि मगजमारी नहीं चाहिए, समझे। अभी इन्होंने क्या बोला कि अगर एग्जांपल लेते हैं, ये जो 2 करोड़ रुपया है, वो 2 करोड़ रुपया अगर तुम अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए मैंने जो अमेंडमेंट वाली शीट है, वो अमेंडमेंट वाली शीट में तुम्हें दिखा देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोविजन सेइंग। ये शीट में तुम्हारा शेयर कर दूंगा, ये देख लो ऑन द स्क्रीन। हाँ बच्चों, इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, बराबर ना, हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट थर्ड कितना क्या है? हाँ बेटा बोलो। थर्ड शेयर नहीं हुआ है। अच्छा वन हाँ सेकंड। हाँ, I was saying if the company fails to spend 2% average net profit, let's suppose it comes up to around 100 crores, 100 crores का 2% comes up to 2 crores, बराबर ना, ठीक है। तो ऐसे केस में try and understand if the unspent amount is not relating to any ongoing project, ठीक है। अगर ongoing project से मतलब जो काम चल रहा है ना, एग्जांपल लेते हैं भाई, लेट्स सपोज करते हैं मैं ना एक सारे ये बना रहा था CSR के अंदर, मैं पूरे टॉयलेट्स बना रहा था। अब मुझे बताओ वहाँ पे ये साल खत्म होने को आ चुका है, एंड वहाँ पे बेसिकली लेट्स सपोज करते हैं लास्ट के 15-20 दिनों में कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं खाली फुकट जाके पैसा डाल दूं क्या कि भाई करो 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 काम। वो लोग वही वहाँ पे वर्कर लोग काम नहीं कर पा रहे फॉर सम रीजन, ओके, फॉर सम रीजन वो लोग काम नहीं कर पा रहे, तो दैट डजंट मीन ना कि मैं जाके खर्चा कर दूं पैसे। तो वो केस में दैट इज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है। लेकिन अगर एग्जांपल लेते हैं, मैंने 1 करोड़ 70 लाख रुपीज लगा दिया और एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो मैं फिर भी जानबूझ के 30 लाख रुपए डाल दूं क्या? बताओ मुझे, नहीं ना। तो ऐसे केस नो में भाई अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो ऐसे केस में वो पैसे को तुम्हें बेसिक एक जो फंड सेटअप है, ठीक है, अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट शैल बी ट्रांसफर टू फंड्स दैट आर सेटअप अंडर शेड्यूल 7, उस फंड में ट्रांसफर कर दो बिफोर 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जिस साल एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जैसे 21-22 चल रहा है, तो 21-22 में अगर तुम्हारा अमाउंट 2 करोड़ बनता है और तुमने 1 करोड़ 70 खर्चा कर दिया, लेकिन 30 लाख रुपीज के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, तो उसको टेम्परली तुम कहाँ डाल दो भाई, किसी दूसरे फंड में डाल दो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। द बोर्ड शैल इन रिपोर्ट स्पेसिफाई रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग एंड unless the unspent amount relates to ongoing project, transfer such fund to a fund specified in schedule 7 within a period of 6 months after the expiry of the financial year। because तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था, तो एटलीस्ट जैसे कोई क्लीन गंगा फंड हो गया, उसमें डाल दो भाई तुम पैसा, वरना बट ये मुझे करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मुझे बताओ पहला ये फंडा क्लियर है? अगर अनस्पेंड अमाउंट डज नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इज दिस पॉइंट क्लियर? यहाँ पे मुझे साल खत्म होने के +6 मंथ्स मिलते हैं क्लीन गंगा फंड वंड ऐसे फंड में पैसा डालने के लिए। तो मैंने 1 करोड़ 70 लाख रुपए लगा दिया CSR में वो टॉयलेट बनाने के लिए, और 30 लाख रुपए डाल दिया क्लीन गंगा फंड में। पॉइंट क्लियर कि अभी कोई डाउट है इसमें? Clear. ओके, सेकंड पॉइंट है, इफ द अनस्पेंट अमाउंट इज रिलेटिंग टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मतलब लेट्स सपोज वो टॉयलेट्स मुझे और बनाने हैं, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हो, उधर पैसा लगने वाला है, ठीक है। तो अब मुझे एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम क्या है, अनस्पेंट CSR अकाउंट। एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और ये अकाउंट मुझे डालना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो, द अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट शिल बी ट्रांसफर्ड फॉर 21 हैज नॉट बी फॉर 2021, कितने 30 अप्रैल तक भेजना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 6 महीने नहीं, साल। अभी एग्जांपल लेते हैं, ये जो साल चल रहा है FY 21-22 चल रहा है, तो 30 अप्रैल 22 के पहले मुझे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसमें मुझे वो 30 लाख रुपए डालना पड़ेगा। एंड आई हैव टू मेक श्योर कि वो जो पैसा है वो यूटिलाइज हो जाए आने वाले 3 साल के अंदर। समझ में आया? इसीलिए जब मैं एग्जाम्पल 2021 का देता हूँ, तो ऐसे केस में 3 साल में प्रोजेक्ट अप टू 23-24, तो 21-22, 22-23 एंड 20-24 तक वो
जो अनस्पेंड पैसा है वो मुझे लगाना पड़ेगा टॉयलेट बनाने के लिए। सेकंड रो क्लियर हुई सबको? Yes, sir. एंड मतलब लास्ट, सर हाँ बेटा वन बोलो। लाख, अरे 1 करोड़ 70 लाख, तो लगा मतलब दिया ना, आपने वो तो लगा दिया मैंने टॉयलेट बनाने में, और मुझे 30 लाख मतलब रुपए लगने वाला प्रोजेक्ट है। अभी भी चल ही रहा है हाँ, वैसे। इसीलिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ना बेटा, सारे यस टॉयलेट बने नहीं अब तक वैसे। सेकंड रो क्लियर हुई? यस। एंड लास्ट, मैं इतना निहायती बेशरम हूँ, इफ फेल टू स्पेंड ऑन द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, समझे? मतलब क्या, 3 साल बीत गए, समझ रहे हो क्या? 3 साल बीत गए और वो पैसा उस अकाउंट में ही पड़ा है। अब गवर्नमेंट बोलती है बेटा अभी तो तुम्हें पैसे का कुछ इस्तेमाल नहीं करने वाला, तुम तो चूना लगाने वाले हो, एक काम करो पैसा हमें ही भेज दो। द अनस्पेंड अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। Same company shall transfer the same to a fund within a period of 30 days from the end of completion of the थर्ड फाइनेंशियल ईयर, समझे? तो यहाँ पे भी 30 डेज का तुम्हें समय मिलता है, बेसिकली 30 अप्रैल तक। बट यहाँ पे 30 अप्रैल 24 यहाँ पे 30 अप्रैल 24, अगर मैं 2021 की बात करूँ तो, ठीक है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज मुझे वो पैसा क्लीन गंगा फंड में डालना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है भैया माफ करो, तुम्हें 3 साल का समय दिया था अनस्पेंड पैसे को स्पेंड करने के लिए, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, अब क्लीन गंगा फंड में डाल दो। लास्ट रो क्लियर हुई सबको? Yes, sir. यस सर। सर ये आपने हमें क्यों बताया, ये क्यों बताया? क्योंकि ये क्लॉज 20 है, हाँ पे अटेंशन ना। हाँ स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। Yes. हाँ देखो भाई, क्योंकि ये क्लॉज 20 है, सी क्लॉज 20, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, बराबर है, मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है। द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनस्पेंड अमाउंट टू द फंड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये ऊपर वाला फंड है रो वन, यस। ठीक है। दूसरा, whether any amount remaining unspent under subsection 5 pursuant to any ongoing project has been transferred to the special account, क्या नाम था स्पेशल अकाउंट का? व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल अकाउंट? Unspent CSR. अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, बराबर ना? और वो भेजना था कितने महीने में? एक महीने में ना, विद इन पीरियड ऑफ वन यस मंथ 30 डेज। 30 Yes. डेज। तो ये रो नंबर 2 की बात कर रहे हैं, समझ में आया? तो ये मेरी रो 1 यस थी सर। और ये मेरा रो 2 था, ठीक है। सारे क्लियर हो गए? पक्का? ओके, जाके लिख देते हैं। अब तुम मुझे बताओ भाई, क्लॉज 6 से लेकर 20 तक क्या था? तुम लोग रिकलेक्ट करके बताओ भाई, बोलो। पहला क्लॉज 15 से लेकर 20 ना, ये 6 क्लॉजेस क्या थे? 15 क्या था? वो नॉन कैश वाला, नॉन कैश क्या था? डायरेक्टर वाला, नॉन नॉन कैश ट्रांसफर। 192। ओके 16 आरबीआई एनबीएफसी ना, RBI. एनबीएफसी फॉर एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट। रजिस्ट्रेशन ना। ओके, यस। क्लॉज 17 क्या था? सीआई सीआईसी सर। अरे सीएससी इसके अंदर ही था बेटा। हाँ नेगेटिव कैश फ्लो. हम्म, हाँ राइट। क्लॉज 18, क्लॉज 18 क्या था भाई? रेजिग्नेशन Resignation of auditor. गोइंग कंसर्न। and CSR. सीएसआर। बराबर है? सर यस। हाँ बेटा बोलो। सर वो 16 का क्लॉज ए का डायग्राम बताना। सर 16 का क्लॉज ए का डायग्राम किधर बनाया था मैंने? ये वाला हाँ दे दिया था मैं स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. चलो वेरी गुड।
ओके, अब लास्ट था, लास्ट क्लॉज 21। ठीक है, मैंने तो हमेशा बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे केस में फर्स्ट क्लॉज लास्ट क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एंड ये पहली बार है जब कोई कारो का प्रोविजन सीएफएस पे अप्लाई हुआ है, तो देयरफॉर दिस बिकम्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, क्लॉज एकदम सिंपल है, पे अटेंशन। Whether there have been any qualification or adverse remark by respective auditor in the Caro reports of companies included in CFS. If yes, indicate details of the company and para number of that Caro report. मतलब क्या बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं। आज लेट्स सपोज ऊपर ए लिमिटेड है और इसकी 3 सब्सिडरीज हैं, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड। ये तो भाई दो बनाने वाला है, एसएफएस और सीएफएस। ये तो एस एफ एस ही बनाएगा, ये एस एफ एस बनाएगा, ये एस एफ एस बनाएगा, ये एस एफ एस बनाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज करते सब तो पब्लिक कंपनीज है ना बच्चों, सब पब्लिक है। ठीक है, तो पब्लिक होने की वजह से इनके ऊपर कारो अप्लाई हो जाएगा, बराबर ना, गरीब प्राइवेट कंपनी तो नहीं है। तो ऐसे केस में सब पे कारो अप्लाई हो रहा है, और सबके जो ऑडिटर्स हैं, लेट्स सपोज सबके ऑडिटर अलग अलग है। यहाँ पे ईवा है, यहाँ पे केपीएमजी है, यहाँ पे डेलॉइट है, और यहाँ पे तुम्हारा पीडब्ल्यूसी है। ठीक है, तो ऐसे केस में लेट्स सपोज अभी ईवाई का जो ये सीएफएस का ऑडिट रिपोर्ट बनेगा ना, उस ऑडिट रिपोर्ट में कारो का रिपोर्ट भी जाएगा, कारो 2020 का रिपोर्ट जाएगा। उसमें मैंडेटरीली क्लॉज नंबर 21 होगा, और उसमें अगर अगर एग्जांपल लेते हैं केपीएमजी का जो ऑडिटर है, केपीएमजी का जो ऑडिटर है उसने, लेट्स सपोज करते हैं, याद है वो एक एक क्लॉज था जहाँ पे क्लॉज नंबर 3, जहाँ कंपनी ने लोन दिया है एंड इट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो दैट्स एन एडवर्स रिमार्क, Yes. बराबर ना। तो उनके क्लॉज नंबर पैरा 3 Right. क्लॉज 3 में एडवर्स रिमार्क है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये ईवाई को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के कारों में केपीएमजी के उस रिपोर्ट की डिटेल्स देनी पड़ेगी, वो पैराग्राफ का रेफरेंस देना पड़ेगा जहाँ पे ये लिखा हुआ है। फर्ज करते हैं ये बंदे ने कुछ नेगेटिव नहीं लिखा, इसने कुछ नेगेटिव नहीं लिखा, तो ईवाई को सिर्फ केपीएमजी का रेफरेंस देना है। ये बोलता है तुम्हारा क्लॉज नंबर 21। समझ में आया? यस। गॉट द लॉजिक? बट देख रहे हो, ये लास्ट लॉजिक तुम्हें तब समझ में नहीं आता अगर तुम्हारा बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो अगर बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिस विल इज वेरी इजी। ठीक है, मैं काम Yes. करता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, सॉलिड है। यस सर। चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ठीक है, ताकि तुम्हारा एक ही जगह पे पूरा रिवाइज हो जाए। मैं हट जाता हूँ, लेट मी जूम इट अ बिट। दिख रहा है बराबर से? हाँ। डन बच्चों? डन सर। हाँ, वेरी गुड, लिया स्क्रीनशॉट, परफेक्ट। विद Yes. दैट कहने से तुम्हें कारो पूरा समझ में आ गया? ओके, कारो क्लियर है?
कारो के अभी जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे होंगे तुम्हारे स्टडी मैट में, कुछ एग्जांपल्स होंगे और बैक एंड में क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ उनको डेफिनेटली सॉल्व कर लेना, ठीक है, सो दैट तुम्हें बेसिकली ये मिल जाए। इसीलिए यू अंडरस्टूड व्हाई आई टोल्ड यू एप्लीकेबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो इट बी ईजी, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि तुम्हें सारी की सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ओके, आफ्टर दैट यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ कारो 2020। ठीक है, इसके लिए अगर, हाँ, अभी एक सिर्फ काम करना जहाँ पे बेसिकली इम्पोर्टेंट वाले तो मैं तुम्हें बता दिया ना, मार्क करवा दिए, तो ये केस में मार्क कर लो सबसे इम्पोर्टेंट वाले क्लॉजेस कौन से हैं। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री भी इंपॉर्टेंट है। क्लॉज नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 1 to 3 इंपॉर्टेंट है। फिर 7 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 2 3 7 इंपॉर्टेंट है। फिर लोन्स टेकन इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 10 इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 11 इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड। इंटरनल ऑडिटर इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर का रेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट है। सीएसआर इंपॉर्टेंट है और एक क्लॉज 21 इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? यस। ये तो रट्टा मार के जाना ही जाना। ठीक है, ये तो क्लियरली रट्टा मार के जाना। ठीक है, इनमें तो क्वेश्चन के आने की संभावना है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और ये निधि को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज़। एक्चुअली निधि और ये इनकम टैक्स वाला ना, ये भी मार्क करना, निधि और इनकम टैक्स वाला। ठीक है, निधि का भी कई बार आया है और इनकम टैक्स वाला तो नया है। ठीक है, तो किसमें जहाँ पे इतना को तो तुम्हें प्रॉपरली पढ़ के जाना ही है, इनके क्लॉजेस। ठीक है, आएगा तो क्वेश्चन डेफिनेटली डायरेक्टली इनमें से है कोई तो। ठीक है, एंड एप्लीकेबिलिटी वाला स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं कारो के अंदर, कारो की एप्लीकेबिलिटी और कारो के क्लासेस। ठीक है, फंडा क्लियर है? डन, वेरी गुड।